तो शिप्रा जी आप ये बताइए कि जैसे हम सर्कल मंडला का जो सर्कल है उसके अंदर हम उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम बाहर से स्टार्ट करते हैं भीतर आना या हम भीतर से बाहर की ओर जाते हैं? और क्या ये दोनों अप्रोचेस अलग हैं? इनका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है? ये दोनों अप्रोचेस हैं और दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सही हैं। सेंटर ऑफ द मंडला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। मंडला टोटैलिटी में हमारा यूनिवर्स है, इसीलिए हर मंडला अलग होता है। अगर आप किसी भी मंडला को कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे तब भी 100% नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसमें मेरी खुद की एनर्जीज़ होती हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव सारी। तो पहली बात तो कॉपी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं भी अपने मंडलास को क्रिएट करती हूँ, तो कभी भी 2 चीज़ या 2 मंडला सेम निकल के आते ही नहीं हैं। बहुत बारी ट्राई करा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ पॉसिबल नहीं हुआ है। सेकेंडली ये है कि 2 तरीके जैसे आपने बोले हैं, यू ईदर स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर से शुरू करके फिर रिफ्लेक्ट करिए बाहर की तरफ, या फिर बाहर से शुरू करके अपना सेंटर को खोजिए कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड। तो दोनों ही वेज़ बिल्कुल सही हैं, दोनों ही वेज़ ठीक हैं। इट डिपेंड्स कि आपका क्या मूड है उस समय, आप चाहते क्या हैं? कभी-कभी हमें सेंटर नहीं पता होता, हमारी लाइफ का पर्पस नहीं पता होता, नहीं पता, क्लैरिटी ही नहीं है, इतनी रेस्टलेसनेस है, इतनी एंग्ज़ायटी है, तो हमें यही नहीं होता कि हमें पेन भी हाथ में उठाना कभी-कभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ड्राइंग तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगता है कि बाहर का पहले फिनिश करके फिर मैं सेंटर तक आऊँ, वो आपके ऊपर है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। ओके। बट देयर आर 2 वेज़। एक जैसे हम मंडला में बोलते हैं या मैंने बुक में भी मेंशन करा है, देयर इज़ क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव वे एंड देयर इज़ रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव वे, दोनों में बहुत अंतर है। क्रिएटिव जैसे आजकल हम 90% लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक मंडला एक आर्ट फॉर्म की तरह सुंदर सा मंडला बनाना है। तो उसकी टेक्नीक अलग होती है, क्योंकि हम उसमें सिमेट्री पे बहुत ध्यान देते हैं, परफेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीके हैं, ज्योमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, दैट्स अ प्योर मैथ साइंस, ठीक है? सो उसमें हम प्रॉपर्ली एक सिमेट्रिक मंडला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके सेक्शंस बनाते हैं जिसको हम टेक्निकली ऑर्डर्स बोलते हैं, कि आपका मंडला कितने ऑर्डर्स में है, 6 है, 8 है, इवन ही होना चाहिए, ऑड कम होते हैं। जनरली तो नहीं होते हैं, लेकिन देयर इज़ नो रूल एंड रेगुलेशन। अगर आपको लगता है कि आपको एक ऑड सेक्शन में मंडला क्रिएट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आइडियली इवन में ही जाता है। तो उसके बेस पे आप एक ग्रिड तैयार करते हैं, ग्रिड के बेस पे आप अपने पैटर्न्स तैयार करते हैं। अब पैटर्न्स में भी आप पूरा इंट्यूटिव जाना चाहते हैं, या आप एक प्री सिलेक्टिव पैटर्न को पहले ड्रॉ करेंगे, जैसे आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं और काफ़ी लोग उनको पहले ट्राई करते हैं। बट मेरी थियरी थोड़ी अलग है, मेरे को ये है कि अगर आपको बिल्कुल ही उस मोमेंट को लिव करना है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, देन लेट द पैटर्न्स फ्लो। अपने मन से जो आपके पैटर्न्स आ रहे हैं, आप उनको बनाइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक प्री डिज़ाइन्ड मंडला को पेंट करिए या फिर उसको क्रिएट करिए, वो एक अलग चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज़ क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे मैं पहले बना लेती हूँ और फिर मैं उसको कहीं पे हैंग करती हूँ या टेबल पे, ईज़ल पे रख के, और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैं मंडला को देखती हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपको देखना है। जितनी बार आप मंडला के आगे से निकलेंगे, आपका ध्यान मंडला पे जाएगा, आप उसको देखना चाहेंगे, और हर बार ही आपका पर्सपेक्टिव उसको देख के कुछ और होगा, राइट? बिकॉज़ दैट इज़ इल्यूज़न दैट आई हैव क्रिएटेड। दूसरा तरीका है, तो इस तरीके से आप पहले क्रिएट कर रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जब हम रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव अप्रोच को फ़ॉलो करते हैं, जहाँ पे मैं पहले बहुत थॉट लगाती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, मेरे अंदर चल क्या रहा है, एम आई हैप्पी, एम आई सैड, जहाँ पे मैं सोच समझ के कलर्स पिक करती हूँ। मुझे रेड क्यों चाहिए इस समय, मुझे येलो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, मुझे किसी कलर को देख के बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या कोई कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस मोमेंट पे कि मुझे बस वो ही करना है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव। और रिफ्लेक्टिव में हम एक और प्रोसेस को ऐड करते हैं जिसको हम जर्नलिंग कहते हैं, कि आप साइड बाय साइड पहले अपने थॉट्स को लिखते जाइए। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप लिखते जाइए। आफ्टर एवरी 5 मिनट्स पिक अप योर पेन एंड बुक, जो भी अंदर चल रहा है उसको लिखो। तो दैट इज़ रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएट तो एंड में होगा ही होगा, बट देन यू आर मोर इनटू द मोमेंट,
यू आर मोर इन द कंट्रोल ऑफ द मोमेंट मेंटली, आप मेंटली उसमें ज़्यादा हैं और फिजिकली कम है, तो उसको हम रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नीड बेस या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मंडला करने का उस पर्पज से। अगर आप सिर्फ आर्ट के फॉर्म में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स क्रिएटिव प्रोसेस, लेकिन अगर आप उसको एक थेरेपी की तरह यूज़ करना चाहते हैं, आप बहुत ही इमोशनली डाउन है, स्ट्रेसफुल हैं, देन रिफ्लेक्टिव क्रिएटिव इज़ द बेस्ट वे। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप अपने मंडलास में इतना इन्वेस्ट करते हैं, यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर एनर्जी, यू इन्वेस्ट योर इमोशंस, एंड मनी। मनी। आई वाज कमिंग टू मनी। तो क्या कोई इसको एज अ प्रोफेशन भी ले सकता है? बिल्कुल, फॉर मी इट्स अ प्रोफेशन, ओके। लेकिन इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, क्योंकि अगेन दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ जस्ट इमर्ज्ड इन द मार्केट, है बहुत पुराना। इवन तिब्बत, चाइना, जापान, उनका तो ये मेजर आर्ट फॉर्म है। उनके तो सारे, अगर आपने ये स्टोरी सुनी होगी तिब्बत की कि एवरी 12 डेज उनके जो मॉन्क्स होते हैं, खूब सारे मॉन्क्स होते हैं, वो एक सैंड मंडला बनाते हैं और बहुत बड़ा मंडला बनाते हैं और बहुत ही सुंदर मंडला बनाते हैं, और हर 13 बट डे डिस्ट्रॉय, को नो? वो उसको या डिस्ट्रॉय करते हैं, लिटरली उसको हटा देते हैं, और वो जो भी होता है वो सैंड उसको एक फ्लोइंग वाटर में बहा देते हैं। तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि लाइफ इज़ इम्परमानेंट और कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती है, लाइफ कीप्स चेंजिंग। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से इमर्ज करता है। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ था। अब उनके टाइम के भी जो काफ़ी आर्ट्स हैं वो मंडला के फॉर्म में है, जो कि आजकल म्यूजियम्स में भी आपको बहुत मिलेंगे। इवन आई जस्ट विजिटेड लंदन म्यूजियम्स, तो वहाँ की आर्ट भी, थंका आर्ट जिसको कहते हैं, बहुत फेमस है। तो डेफिनेटली लोग उनसे काफ़ी अर्निंग करते हैं। इंडिया में क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस ज़्यादा है और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि लोगों को इसकी शायद वर्थ इतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप किसी भी बंदे को शायद ये समझ में नहीं आता है कि ये जो दिख रहा है आपको 8 इंच का या 10 इंच या पेपर पे मंडला, इसमें घंटों की मेहनत है। ये कोई ऐसा आर्ट फॉर्म, जैसे बाकी आप आर्ट्स देखते हैं ना, तो शायद वो 3 दिन या 4 दिन में पूरा एक कैनवस 3 बाय 3 या 4 बाय 3 फीट का तैयार हो जाता है। लेकिन मंडला में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी बैक, आपका बॉडी पोस्चर, आपका आईसाइट, क्योंकि बहुत माइन्यूट बारीक, काम है, हाँ। तो काफ़ी कुछ ड्रेन करता है, तो उसका प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ा हाई जाता ही है, क्योंकि आप उसमें रॉ मटेरियल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलर्स बहुत महंगे आते हैं। सो इन सब को जब ऐड करके आप उसको कॉस्ट लगाते हैं, तो वो शायद कॉस्ट नॉर्मल लोग को अपील नहीं करती है। सो बिकॉज इंडिया में आर्ट लवर्स बहुत हैं, लेकिन आर्ट बायर्स इतने कम नहीं है। हैं, और दिस इज़ नॉट अ मार्केट जो इतना, और वैसे भी कोरोना ने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को, इंक्लूडिंग मी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट की वो कहते हैं ना, एक नई प्रोफेशन को ओपन किया है, बट उस हिसाब से इतना मार्केट है नहीं। प्रोफेशन आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है इंडस्ट्री में एंटर होने में, इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब होने में, अपना नाम बनाने में। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो वाकई में डिफरेंट हो, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो कॉमनैलिटी बहुत आ जाती है, यूनिकनेस नहीं आती है। तो यू हैव टू कीप इवॉल्विंग विद योर आर्ट। सो अगर आप प्रोफेशन की तरह इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, लेकिन किसी को कॉपी मत करिए। कोई एक चीज़ अगर कोई कर रहा है तो आप सिर्फ उसी में मत रह जाइए, अपना आर्ट फॉर्म निकालने की कोशिश करिए, अपना सिग्नेचर स्टाइल निकालने की कोशिश करिए, जो आपको अच्छा लगता हो। क्योंकि एक चीज़ के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मंडला में भी बहुत फ्यूजन हो सकता है अगर आप उसको एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं तो। यू कैन मिक्स सो मेनी आर्ट फॉर्म्स विद मंडला। जैसे मधुबनी के साथ आप मंडला कर सकते हैं, वारली के साथ आप मंडला कर सकते हैं, गोंड आर्ट के साथ आप मंडला कर सकते हैं, नहीं तो आजकल जो हम मैक्रेम बोलते हैं वो भी एक तरीके का मंडला है। आप सैंड मंडला कर सकते हैं, पेपर से मंडला कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना होराइजन बढ़ाइए, सीखिए आर्ट को, लेकिन अपने आप को इवॉल्व करिए आर्ट में। उस तरीके से तो आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम। जैसे मेरे पास काफ़ी आर्ट स्टूडेंट्स हैं और आपको टाइम देना पड़ेगा, तो एक मंडला बना के तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। So consistency and persistence is the key.
परसिस्टेंस एंड इंड्योरेंस, ये इंडस्ट्री आपको सिखा देगी इंड्योर करना भी। हम्म, परसिस्टेंस किसी भी चीज में, आई थिंक इट्स नॉट इवन आर्ट, आप किसी भी कोई चीज भी में ले, चीज। कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क, इंड्योरेंस, ये सब कुछ तो कॉमन चीजें हैं जो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। लेकिन फुल टाइम आर्टिस्ट के लिए यू विल नीड लॉट ऑफ, आई मीन लेके चलिए कि आपको टाइम लगेगा।